हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी सर एंड मैम। तो दोस्तों, आज से एक नई सीरीज यहां पर स्टार्ट हो रही है एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम को लेकर के दोस्तों। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, वो होगा करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो टारगेट ऑडियंस होंगे इस कोर्स के वो एसएससी एमटीएस के बच्चे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके केवल एसएससी एमटीएस में ही यूज आएंगे, ये आपको अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम में उतने ही यूजफुल होंगे दोस्तों। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो कोई अलग नहीं होता है, जो करंट अफेयर्स होता है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप सभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए आप ये इस सेशन को आप देख सकते हो, सबके लिए ये यूजफुल रहेगा सर एंड मैम दोस्तों। तो इस कोर्स की खासियत क्या होगी, तो इसमें हम लोग करंट अफेयर्स जो डिस्कस करेंगे। वन सेकंड गाइस। तो इसमें जो हम लोग करंट अफेयर जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग ऐसा नहीं कि केवल वन लाइनर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके के साथ अर्थात कि जो उसका बेसिक है उसको भी साथ में लेकर हम चलेंगे। जो कि एसएससी एमटीएस का जो आपका सिलेबस है उसमें स्टैटिक जीके पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसको एक एक प्रकार से वेटेज दिया गया है। तो हमें अपना स्टैटिक जीके भी हमें अपना साथ साथ मजबूत करना है। ठीक है, तो और यहाँ से आपको 30% जो करंट अफेयर्स है वो आपके पूछे जाते हैं, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर्स कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है एसएससी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, भर दिया होगा और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स को, यानी कि ये इस समय जो हमारा चल रहा है वो हमारा फरवरी मंथ चल रहा है। वन सेकेंड। ठीक है, हमारा वन सेकेंड, मैं थोड़ा सा हाईलाइटर ले रहा हूँ पेन। ठीक, तो हमारा जो फरवरी मंथ का जो चल रहा है, ठीक है, 2023 का अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2023 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग संडे में एक 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 प्रकार से मैराथन ले लेंगे। उसमें आपको मैं जनवरी 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग फरवरी मंथ के जो करंट अफेयर्स है उसको आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। और आपको इसका डेली जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हाई क्वालिटी के नोट्स आपको यहां पर देखने को लिए मिलेंगे। और ये एक डेली सीरीज होगा करंट अफेयर्स के लिए। आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, इस चैनल पर आप बिलीव कर सकते हो, इस चैनल को आप अपना प्यार सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो आज से स्टार्ट हो रही है और ये जो सीरीज है ये बंद नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अगर आपका लव, आपका प्यार, आपका ये ऐसा ही अटेंशन इस कोर्स को मिलेगा तो ये सीरीज में बंद नहीं करूंगा। आज से करंट अफेयर्स जो कोर्स है वो मैं आपको लेकर चलूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जो करंट अफेयर्स है आपने पढ़ा होगा, एक बार यहाँ भी आप पढ़ के देखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ आप मेरे बारे में यहाँ पर कुछ जान सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके। आगे बढ़ते हैं अपने बारे में ज़्यादा ना बता करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, वन सेकेंड, हाँ चलिए। ठीक है, नमामि गंगे मिशन को लेकर के आज हमारा जो टॉपिक है वो है नमामि गंगे को लेकर के। तो पहला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है कि नमामि गंगे मिशन जो सेकंड है को 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय प्रव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैं बेसिक कवर करते हुए चलूंगा, स्टैटिक जीके भी आपको मैं कवर करते हुए चलूंगा। तो नमामि गंगे स्कीम क्या है उसके बारे में भी
पढ़ेंगे, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि नमामि गंगे जो कार्यक्रम की जरूरत और प्रसार को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर इसके लिए एलोकेट किया है, नमामि गंगे स्कीम सेकंड के लिए। दोस्तों सेकंड का मतलब यहाँ पर है कि इसका ये सेकंड फेज शुरू हो रहा है, फर्स्ट फेज यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसका सेकंड, जैसे कि रोबोट मूवी आई थी, रोबोट 2.0 आई, तो आप इस तरह आप यहाँ पर समझ सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रुपया दिया गया है, कितना पैसा इसके लिए रखा गया है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा जानना ये है कि नमामि गंगे आखिर है क्या। ठीक है, आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो, तो नमामि गंगे आखिर है क्या उसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे क्या है उसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, नमामि गंगे स्कीम के बारे में। तो नमामि गंगे दोस्तों, तो नमामि गंगे जो प्रोग्राम है इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है दोस्तों। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। इसमें आपके जो अभी मैं आगे बताऊंगा, अप्रूव एज ए फ्लेक्सिब प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 में। तो इसे 2014 में इसे शुरू किया गया था नमामि गंगे प्रोग्राम को दोस्तों। और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, तो इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारा जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, और कंजर्वेशन एंड जो हमारी जो नेशनल रिवर गंगा है, जो हमारी राष्ट्रीय नदी जो गंगा है, उसमें प्रदूषण को कम करना, उसे संरक्षित करना, ठीक है, उसे उसका फिर से पुनरुद्धार जो करना, ये इसका उद्देश्य था। नेशनल रिवर जो नमामि गंगे प्रोग्राम था उस चीज़ का दोस्तों। ठीक है, अब ये किस मिनिस्ट्री के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इट इज़ ए बीइंग ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दोस्तों। ठीक है, तो जल मंत्रालय, अभी हाल ही में इसका नाम यहाँ पर वाटर सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदल करके यहाँ कर किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है। एंड द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा दोस्तों एंड इट्स स्टेट काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड जैसे कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप हो गया, ये सब मिलकर काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर नमाम जो NMCG है, अर्थात कि जो हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, वो बीइंग ऑफ ए नेशनल गंगा काउंसिल दोस्तों। इसके लिए एक काउंसिल बनाई गई थी 2016 में, नेशनल गंगा काउंसिल दोस्तों। उसको ये रिप्लेस करेगी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा हमारा जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, वो यहाँ पर व्हिच रिप्लेस दी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस कर रही है। ठीक है, तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है यहाँ पर खेल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर खेल से संबंधित जो चीज़ें हैं इसमें कहा गया है कि आईसीसी टीम रैंकिंग दोस्तों यहाँ पर लाई गई है। तो टीम इंडिया ने यहाँ पर एक इतिहास रच दिया है और क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हासिल किया है ये मुकाम। तो वो कौन सा मुकाम है, तो वो वर्ल्ड नंबर 1 का जो मुकाम है वो टीम इंडिया ने यहाँ पर हासिल किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कभी कभी हमारा जो वनडे एग्जाम है उसमें खेल से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो उस पर भी हमें नजर रखना है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, आपको यह भी ध्यान रखना है, वो हमारा कहां पर है, दिल्ली में है दोस्तों। उससे पहले ही टीम इंडिया ने एक नया इतिहास रच दिया है। कौन सा, कि क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब क्रिकेट टीम एक ही समय में इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 में दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है दोस्तों। तो जो हमारी जो टीम इंडिया है वो टेस्ट में, वो वनडे में और T20 यानी कि जो क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट्स होते हैं उसमें अपना नंबर 1 मुकाम हासिल किया है दोस्तों। भारत इससे पहले कभी भी एक ही समय पर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 में एक साथ दुनिया के नंबर 1 टीम नहीं बनी थी दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो आईसीसी की जो ताजा जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें भारतीय टीम 115 रेटिंग पॉइंट के साथ
टॉप पर ये पहुंच चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी तो जो कि आपके साथ मुझे शेयर करना था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये जो नोट्स है, जो लेसन है, जो ये वीडियोस है, ये हाई क्वालिटी के आपको मिल रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आदि महोत्सव से लेकर के है, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है ये हमारा। तो पीएम मोदी आदि महोत्सव का यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, जानिए इसके बारे में कुछ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, दोस्तों आपको स्टेडियम आपको याद में रखना है, कभी कभी स्टेडियम भी पूछ लेता है, जैसा कि अभी आपको मैंने पहले बताया कि अरुण जेटली जो स्टेडियम है वो कहां पर है, वो हमारा दिल्ली में है। इसी प्रकार दिल्ली में हमारा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम भी है दोस्तों। तो वहीं पर राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसे हम लोग कहते हैं आदि महोत्सव, तो आदि महोत्सव को हम लोग और किन नामों से जानते हैं, इसे हम लोग राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। उसे स्टार्ट किया गया। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए कदम उठाने में सबसे आगे रहे हैं और वह देश के विकास में उनके योगदान का उचित सम्मान भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आदि महोत्सव में ये होता क्या है दोस्तों, तो आदि महोत्सव में यहाँ पर अपने कल्चर्स को, वो अपने जो जनजाति हैं वो अपने कल्चर्स को, अपने फूड को, अपने ट्रेड को, वहाँ अपनी कला को वहाँ पर क्या करते हैं, उनको वहाँ पर प्रदर्शित करने का एक उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। वो जश्न मनाते हैं, वहाँ पर महोत्सव करते हैं, उत्सव मनाते हैं एक प्रकार से। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो आदि महोत्सव में होती है। और ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है दोस्तों, तो ये जनजातीय मंत्रालय के तहत ये आता है दोस्तों, जो कि और कौन इसे रेगुलेट करती है, तो एक ट्राइफेड नाम से एक संस्था है दोस्तों। ट्राइफेड नाम से एक संस्था होती है जो कि जनजातियों लोगों के लिए काम करती है, वो जिसे हम लोग कहते हैं जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, वही इस आदि महोत्सव को यहां पर संचालित करती है। तो ट्राइफेड का नाम आपको नहीं भूलना है, ये ट्राइफेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार से संस्था हो जाती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आदि महोत्सव के बारे में क्या जानते हैं, तो यहां पर गौरतलब है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड जो है वो एक संगठन है जो कि आदिवासी शिल्पकारों और महिलाओं को सीधे बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए आदि महोत्सव आयोजित करता है दोस्तों। तो आदि महोत्सव क्यों आयोजित किया जाता है, क्योंकि जो शिल्पकार हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सीधे मार्केट तक जोड़ने के लिए दोस्तों। क्योंकि जब हमारे आसपास क्योंकि जो शहर में लोग रह रहे हैं, जब वहाँ पे शॉप लगती है तो वो उन्होंने जो उनके हाथ के बने हुए चीज़ हम जब लेकर आते हैं, ठीक है, वहाँ जाते हैं, देखते हैं, उनको कल्चर को देखते हैं, तो वो क्या होता है कि उससे उनको क्या होता है, उनको बाजार तक पहुँच मिलती है, प्लस वो बाजार तक कनेक्ट हो पाते हैं और हम उनसे भी कनेक्ट हो पाते हैं दोस्तों। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के बारे में है। तो इससे भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो हर साल दोस्तों 15 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस मुद्दे पर होने वाली बुराई और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कैंसर से पीड़ित जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, बच्चे लोगों और उनके परिवारों के लिए समर्थन व्यक्त करने के लिए एक वैश्विक सहयोगात्मक अभियान भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो बचपन के कैंसर की अगर बात करें तो बचपन के कैंसर के सबसे आम प्रकारों में जो हमारा होता है वो ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया भी एक प्रकार से कैंसर का एक प्रकार है, और जो कि मस्तिष्क कैंसर, लिम्फोमा, ठोस ट्यूमर जैसे कि न्यूरोब्लास्टोमा, बिल्स ट्यूमर और हड्डी के ट्यूमर इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, यह दिन बचपन के कैंसर से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों की बढ़ती सराहना और गहरी समझ को बढ़ावा देता है, और बच्चों, किशोरों पर कैंसर से बचे लोगों और उनके परिवार
परिवारों के को यहाँ पर एक प्रकार से परिवारों और समग्र रूप से समाज को प्रभावित करता है, मतलब लोगों के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, उनको सहयोग करते हैं उनको, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल ये चाइल्ड जो कैंसर है उसे हम लोग मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के मौके पर हर साल क्या होता है कि बच्चों के अभिभावकों को जागरूक किया जाता है। पहली बार यह वर्ष 2002 में मनाया गया था, 2002 में यह मनाया गया था पहली बार, ठीक है। और यह 5 महाद्वीपों में 93 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है, ठीक है। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है कि बचपन के कैंसर के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता यहाँ पर बढ़ाई जाए, और कैंसर से जो पीड़ित जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं और जो बच्चे लोग हैं, उनके परिवारों को यहाँ पर इस बारे में इलाज के लिए प्रोत्साहित करना, उनको बताना कि इसका इलाज संभव है, यहाँ पर इलाज हो रहा है, उनको एक प्रकार से गाइड करना भी इस दिवस का उद्देश्य हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोस्तों, ये आज आपका दी हिंदू में भी ये टॉपिक आया था, ठीक है। तो मैंने कहा ना, ये आपका जो करंट अफेयर्स है ये केवल आपका एसएससी एमटीएस में ही नहीं बल्कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में एंड अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम में भी आपको ये यूजफुल करेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो फोकस में ये लेकर चल रहा हूँ, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है एसएससी एमटीएस, उसको लेकर मैं चल रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। तो न्यूजीलैंड में यहाँ पर 6.1 का जो 6.1 तीव्रता का ये भूकंप यहाँ पर दर्ज किया गया है न्यूजीलैंड में दोस्तों, ठीक है। तो आपका अब ये काम हो जाता है कि न्यूजीलैंड के आसपास जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, कौन कौन से सी हैं, मैप में आपको ये देखना है, वर्ल्ड मैप में, ठीक है। तो न्यूजीलैंड को आपको वहां पर आपको भी जो आपका मैप आपने लगा रखा होगा वहां पर आपको देखना है कि न्यूजीलैंड कहां पर पड़ता है, क्या क्या उसके आसपास कौन सी रिवर है, कौन सा सी है, क्या कैसे आपको ये जानना है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा था नहीं, मैं आपका बेसिक जो, हाँ दोस्तों, एक ये जो चक्रवात आया है, मैं भूल गया, ठीक है। चक्रवात जो आया है इसका नाम है दोस्तों ग्रेबियल नाम है। क्या नाम है? ग्रेबियल नाम है चक्रवात का। तो क्या होता है एग्जाम में चक्रवात के बारे में ना पूछ करके ऐसे पूछते हैं कि जो ग्रेबियल चक्रवात है वो कौन सी कंट्री में आया था, ठीक है, या कौन से महाद्वीप में ये आया था। तो जो चक्रवात जो है इसका नाम है ग्रेबियल नाम है। तो ग्रेबियल चक्रवात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ग्रेबियल जो चक्रवात, सॉरी, ठीक है, ये चक्रवात, तो ये जो ग्रेबियल है, ठीक है, न्यूजीलैंड में आपको बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड में जो ये भूकंप आया, ठीक है, भूकंप आया, चक्रवात नहीं, ठीक है, जो भूकंप आया है चक्रवात जो ग्रेबियल है वो कहाँ के बाद न्यूजीलैंड को, ये जो चक्रवात अलग है, भूकंप हमारा अलग हो जाता है। तो चक्रवात भी जो है वो न्यूजीलैंड में ही आया है, उसका नाम है ग्रेबियल, और भूकंप भी यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो भूकंप आखिर ये होता क्या है, ठीक है, तो सॉरी, जो चक्रवात जो है वो होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, बाकी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा जियोग्राफी में। तो ये इस प्रकार का कुछ इसका एक प्रकार से आप इमेज दे सकते हो, ये हमारा चक्रवात है इस प्रकार से। तो चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आसपास तेजी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त और दक्षिण में गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है दोस्तों, साउथ वेस्टर्न की ओर ये चलती है। और आमतौर पर जो चक्रवात पर विनाशकारी तूफान और खराब मौसम के साथ उत्पन्न ये होते हैं दोस्तों। साइक्लोन शब्द जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियां। आप यहाँ पर देख रहे हो ये सांप की तरह घूमते हुए ये आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चक्रवात के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, बाकी आप बेसिक आपने पढ़ा होगा उसके में आपको कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोस्तों बीमारू राज्य के बारे में। यहाँ पर आज एक टॉपिक आया था तो इसे भी डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बीमारू राज्य के बारे में दोस्तों, बीमारू स्टेट के बारे में। तो बीमारू स्टेट वो होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो जो बीमारू जो है वो एक संक्षिप्त रूप है, इसका एक एक मीनिंग का दोस्तों अर्थ होता है। बीमारू अर्थात की जो बी है, ठीक है, अर्थात कि जो हमारा जो यहाँ पर बी है उसका मतलब होता है बिहार होता है। क्या होता है? उसका मतलब होता है बिहार होता है। MA का मतलब होता है मध्य प्रदेश होता है दोस्तों, ठीक है। R का मतलब होता है राजस्थान होता है। U का मतलब होता है यूपी होता है। क्या होता है? U का मतलब यूपी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बीमारू राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और यूपी हो गया। B से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यह जो संक्षिप्त नाम है
ये 1980 के दशक में एक जो अर्थशास्त्री हुए हमारे आशीष बोस ने इसे दिया था, और अर्थशास्त्री ने संक्षिप्त नाम इस तथ्य पर मतलब कि इस कारण दिया था कि जो चार राज्य हैं इनकी खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनको ये एक कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, ठीक है। और साथ ही साथ भारत की जो समग्र जीडीपी है वो वृद्धि को प्रभावित कर रही है। यूपी में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के दौरान पीएम मोदी ने इस शब्द को याद किया। तो दोस्तों G20 अभी अभी लखनऊ में यहाँ पर G20 जो चल रहा है, इन्वेस्टर जो समिट चल रही है G20 की, उसमें भी यहाँ पर इस इन्वेस्टर समिट है उसमें पीएम मोदी ने इस बीमारू शब्द का यूज़ किया, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि आखिर ये बीमारू राज्य होते क्या है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको न्यूज़ में लिया है। तो आशीष बोस यहाँ पर हुआ एक अर्थशास्त्री और वो एक जनसांख्यिकी विशेषज्ञ थे, इनके बारे में आप देख सकते हो। उन्होंने कहा था कि इन चार राज्यों में जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आप देख सकते हो कि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दोस्तों। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। और जब जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट लोगों तक जो सुख सुविधाएं हैं वो इतनी अच्छे वे में वो नहीं पहुंचा पाती है। फिर चाहे वो एजुकेशन हो, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, फिर चाहे वो फूड सेक्टर हो, कहीं ना कहीं सरकार को इसकी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और लोगों को उतनी अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन हो फिर हेल्थ सेक्टर हो दोस्तों, ठीक है। तो बोस ने यह भी कहा था कि चार राज्य जो हैं वो मुख्य रूप से जनसंख्या विस्फोट के कारण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के मामले में भी ये पिछड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है दोस्तों, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब से आपको बीमारू स्टेट के बारे में आपको अब आप नहीं भूलोगे, मैं आशा करता हूं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए फिर से आ गया हमारा टाइफाइड जो आ गया आदि महोत्सव, जो कि मैंने अभी आपका डिस्कस किया था उसके बारे में, ठीक है। आप यहाँ पर फोटोज देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ फोटोज देख सकते हो, मैंने आपके लिए लगाया हुआ है आदि महोत्सव के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारा दी हिंदू में भी आज आया हुआ था, ठीक है। तो इसका नाम है, ये जो टॉपिक हमारा है वो है हमारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम दोस्तों। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या दोस्तों, ठीक है। तो ये यूनियन बजट में भी ये यहाँ पर मेंशन किया गया था, आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो। तो इसे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तरी सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए काम करने जा रही है दोस्तों। अब आखिर बात करते हैं कि जो वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम है ये आखिर है क्या दोस्तों, ठीक है। ये आखिर कौन सी बला है, इससे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि ये आखिर कौन सी बला है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो इसकी जो अनाउंसमेंट हुआ था, अर्थात कि BVP, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं VVP, अर्थात कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, इसके जो अनाउंसमेंट हुआ था वो सितंबर 2022 में यहाँ पर अनाउंस किया गया था इस प्रोग्राम को लेकर के दोस्तों। अब है क्या ये, तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने इस कार्यक्रम के बारे में विरोध नहीं दिया था, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये आखिर ये कार्यक्रम है क्या दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इज एमिंग टू एनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस अलोंग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना इन स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, यूके एंड अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब क्या है कि जो हमारा जो ये प्रोग्राम है वो यहाँ पर इन्हेंस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को उन गाँवों में जो कि चाइना के साथ लगे हुए गांव हैं, आसपास के जो राज्य हैं वहां पर हमारे जो भारत सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी ताकि चाइना को यहां पर काउंटर किया जा सके। जैसे कि कौन कौन से वो राज्य होंगे, वो हमारे जैसे कि यूपी हो गया हमारा, ठीक है, हमारा यूपी हो गया, हमारा उत्तराखंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम is aiming to enhancing infrastructure in villages along India's border with China in state like हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा तथा सड़क संपर्क में सुधार भी किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दूरदर्शन और शिक्षा चैनलों जैसे यहाँ पर शुरुआत किया जाएगा ताकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि यहाँ का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है, ये आए दिन
इश्यू में रहते हैं, क्योंकि चाइना इनके आसपास है, तो कहीं वो हमारे क्षेत्र में कहीं घुस आता है, फिर क्या होता है, बवाल होता है, झगड़ा होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए कि चाइना को दिखे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जब डेवलपमेंट होगा तो वो भी, चाइना भी यहाँ पर एक प्रकार से उसको भी डर लगेगा कि हाँ, यहाँ पे हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो कि डेवलप हो रहा है, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें कि युद्ध जैसे अगर कोई स्थिति आ भी जाए तो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हम जो अपनी आपूर्ति है, जो मतलब जो सामान है, या कोई ऐसी, भगवान न करे कोई ऐसी आपदा आ जाए, तो हमें वहाँ के लोगों तक अपनी पहुंच आसान हो सके, उसके लिए यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये था हमारा वाइब्रेंट ब्लेस प्रोग्राम के तहत दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को ये अच्छा लगा दोस्तों, सीरियसली बताइएगा, तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने कहा ना कि ये आज से आपको डेली, ये आज तो आपको थोड़ा सा, आपको शाम के 5 बजे आपको मिल रहा है, लेकिन कल से ये आपको 12 बजे के अंदर, ठीक है, यानी कि आपको ये 11 बजे डेली आपको ये मिल जाएगा। 10 से 11 के बीच में ये जो लेसन है, ये जो कोर्स है, आपको डेली मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्यार, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, SSIS अकेडमी के नाम से वहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, चैनल है, तो वहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। नीचे मैं पिन में इसे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।